हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेज, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हम चैप्टर सेकंड के इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। जो यहाँ पर स्टार्टिंग में थ्री क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर जो ये हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा जहां पर आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हम जो आंसर भी इसके अंदर समझेंगे हिंदी के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आंसर को एकदम हिंदी में समझने से जल्दी याद हो जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि वेरियस पार्ट ऑफ ए सेल आर गिवन बिलो, राइट देम इन द अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड। और यहाँ पर आपका ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। तो इसके अंदर कुछ जो वेरियस जो भी पार्ट है सेल के, वो यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, ये सभी सेल के पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डायग्राम के अंदर बता रखा है कि ओनली इन एनिमल सेल। तो ये अपर वाला जो है सर्कल, इसके अंदर जो टू जो ब्लैंक दिखा रखे, इसके अंदर आपको इनमें से सॉर्ट आउट करना है कि कौन से जो एनिमल सेल के अंदर होता है और कॉमन टू ऑल थ्री सेल्स, और कौन से हैं जो तीनों सेल के अंदर होता है। जो बीच वाला जो एरो दिखा रखा है इसके अंदर, तो देखो तीनों सर्कल के अंदर, तो इसमें दिखा रखा है इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो तीनों सेल में होता है, एनिमल्स के अंदर भी, प्लांट सेल में भी और बैक्टीरिया सेल में। और यहाँ पर आपको लिखना है कि कौन सा जो पार्ट है वो बैक्टीरिया सेल में होता है और इसमें ओनली इन द प्लांट सेल। ठीक है, ये आपको इसमें से सॉर्ट आउट करके इस आंसर के अंदर लिखना है। तो हम आंसर में लिखेंगे इसमें। तो फर्स्ट हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर हम देखेंगे, आंसर के अंदर लिखेंगे कि न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, नॉट इन बैक्टीरियल सेल, कंट्रोल द सेल्स एक्टिविटी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट इसके अंदर आएगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस, इसके अंदर कॉलम में आप देख लेना डायग्राम के अंदर, यहाँ पे नंबर मेंशन कर रखे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, फोर और जो थर्ड एंड सिक्स। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे जो कौन सा नंबर आएगा, इस तरह से आप अगर शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट नाम लिखना चाहते हो तो। इसके बाद जो न्यूक्लियस है वो होता है प्लांट और एनिमल दोनों सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऑल ऑर्गेनल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इनकी सभी में होगा साइटोप्लाज्म। इसके अंदर की प्लांट सेल में मिलता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी, और उसके साथ ही एनिमल सेल के अंदर। तो जेली लाइक सब्सटेंसेस दैट फिल्स द सेल एंड कंटेन ऑल ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट थर्ड, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सेल के अंदर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट। ये केवल प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। जो क्लोरोफिल वगैरह जो होता है इसके अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट में, ये फोटोसिंथेसिस में जो काम करता है। फोर है सेल वॉल। तो फाउंड इन प्लांट एंड बैक्टीरियल सेल, फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर। सेल वॉल प्लांट और बैक्टीरियल दोनों सेल के अंदर पाई जाती है, आउटर मोस्ट जो लेयर बनाती है। फिफ्थ है सेल मेम्ब्रेन, फाउंड इन ऑल सेल्स, लोकेटेड इनसाइड द सेल वॉल इन प्लांट बैक्टीरियल सेल और एज द आउटर लेयर इन एनिमल सेल्स। कि सेल मेम्ब्रेन है वो सेल सभी सेलों के अंदर पाई जाती है, जो लोकेटेड होती है सेल वॉल के अंदर। ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल हो या जो एनिमल सेल हो या फिर जो प्लांट सेल हो, सबके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। Nucleoid found only in bacterial cells, the region where DNA is located, since bacteria do not have a true nucleus. Nucleoid केवल बैक्टीरियो सेल के अंदर पाया जाता है। जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियोइड रहेगा, क्योंकि जहां पर जो डीएनए लोकेट होता है उसके अंदर जो ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पे आप देख लेना, इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर है। आप एक बार फिर से डायग्राम में देख लेना इसके अंदर जो सीरियल वाइज, कि जो फर्स्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, फोर, टू एंड फाइव। ठीक है, ये आप यहाँ पर मेंशन कर लेना, नाम लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, Anandi took two test tubes and marked them A and B. She put 2 spoonfuls of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached 2 incompletely inflated balloons to the mouth of each test tube. She kept the setup in a warm place
अवे फ्रॉम सनलाइट। क्वेश्चन में बता रहा है कि आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब लिए और उन्हें ए और बी नाम दिया। उसने प्रत्येक जो टेस्ट ट्यूब में 2 चम्मच चीनी का घोल डाला। टेस्ट ट्यूब बी में उसने 1 चम्मच खमीर मिलाया। फिर उसने प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के मुंह पर 2 अध फूले गुब्बारे लगा दिए, यानी कि जो गुब्बारे हैं वो पूरी तरह से फूले हुए नहीं थे, आधे फूले हुए थे। उसने इस सेटअप को धूप से दूर गर्म जगह पर रख दिया, जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम के अंदर दिखा रखा है। ठीक है, ये ए और बी इस तरह से अर्ध फूले, यानी कि जो फूले हुए हैं, जैसे आपको दिखता है ना कि फूल रहा है ये, लेकिन जैसे उसके अंदर की बगल फुला हुआ इस तरह से, ये एक्सपेरिमेंट सेटअप के अंदर ऐसे डायग्राम के अंदर उसने जो बलून्स लगाए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 days? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. What can be a possible explanation for this? और इसी 1 के अंदर ए में पूछ रखा है कि व्हाट appropriated in test tube B and fill the balloon with the water vapor. और बी में कह रहा है कि the warm atmosphere expanded the air inside test tube B, which inflated the balloons. And C, yeast product a gas inside test tube B, which inflated the balloon. And D, sugar reacted with warm air, which product gas eventually inflated the balloons. क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि आप अनुमान लगाते हैं कि 3-4 दिनों के बाद क्या होगा, और उसने क्या देखा कि टेस्ट ट्यूब बी से जुड़ा गुब्बारा फूल गया था। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन करना है इसमें। फिर इसी के अंदर पूछ रहा है कि टेस्ट ट्यूब बी में पानी वाष्पित हुआ और गुब्बारे में पानी की वाष्प भर गई। ठीक है, और बी में कह रहा है कि गर्म वातावरण ने अंदर की हवा को फैला दिया जिससे गुब्बारा फूल गया। एंड सी कि खमीर ने, यानी कि जो उसने यीस्ट डाला था, खमीर ने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया। और डी कि चीनी ने गर्म हवा के साथ अभिक्रिया की जिससे गैस उत्पन्न हुई और अंततः गुब्बारा फूल गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर उसने जो ऑप्शन दिए हैं डी, कि इनमें से कौन सा जो हो सकता है इसके अंदर, कि जो गुब्बारा जो फूला है तो किस कारण से फूला है। फिर नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड में कह रहा है कि सी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and soak it well. What do you think she want to find out? उसने एक और टेस्ट ट्यूब ली जो चूने के पानी से 1/4 पार्ट, यानी कि 1/4 भाग उसने पानी से भर दिया जिसमें लाइम वाटर उसने डाला। उसने टेस्ट ट्यूब बी से गुब्बारे को इस प्रकार निकाला कि गुब्बारे के अंदर की गैस बाहर ना निकले। उसने गुब्बारे को चूने के पानी वाली टेस्ट ट्यूब से जोड़ दिया और उसे अच्छी तरह हिलाया। आपको क्या लगता है कि वह क्या पता लगाना चाहती है? ठीक है, इसके अंदर तो ये पूरे आपको जो इसमें बता रखा है क्वेश्चन के अंदर कि किस तरह से उसने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या हो सकता है और वो क्या करना चाहती है, जो सेकंड पॉइंट के अंदर। तो हम आंसर के अंदर इसमें लिखेंगे कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो आंसर रहेगा, जो फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसमें बता रखा था। यीस्ट प्रोड्यूस ए गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। अब इसके बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे कि द यीस्ट fermented the sugar releasing carbon dioxide gas which inflated the balloon. And second point, she wanted to test whether the gas produced is carbon dioxide. If the lime water turns milky, it confirms the presence of CO2 because CO2 react with lime water to form calcium carbonate. कि खमीर ने टेस्ट ट्यूब बी के अंदर एक गैस उत्पन्न की जिससे गुब्बारा फूल गया। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे कि खमीर ने चीनी का जो फर्मेंटेड किया, यानी उसके अंदर फर्मेंटेशन हुआ जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली जिससे गुब्बारा फूल गया। और यह वह जानना चाहती है कि उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, यानी कि जो गैस निकली है वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं। यदि चूने का पानी मिल्की हो जाता है
तो यह CO2 की उपस्थिति बताता है, क्योंकि CO2 चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ये हमारा जो क्वेश्चन सेकंड का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड के अंदर ए फार्मर was planted wheat crop in the field. She added nitrogen rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops. In the neighboring field, another farming was growing bean crops, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crop. Can you think of the reason? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में गेहूं की फसल बो रहा था। अच्छी फसल के लिए उसने मिट्टी में नाइट्रोजन खाद डाली, और पास वाले खेत में जो दूसरा किसान था उसने बीन्स की फसल उगाई, लेकिन उसके जो फसल है वो अच्छी अच्छी के लिए, इनकी स्वस्थ फसल के लिए उसने नाइट्रोजन खाद उसमें नहीं डाली। तो क्या आप इसका कारण बता सकते हो? ठीक है, हमें इसमें रीजन बताना है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे beans are leguminous crops that form a symbiotic relationship with rhizobium bacteria present in their root nodules. These bacteria fix nitrogen from the atmosphere into the soil, providing a natural resource of nitrogen. Therefore, the second farmer does not need to add nitrogen rich fertilizer. कि बीन्स जो फसल है वो अपनी जड़ों की गांठों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। ठीक है, यानी जो रिलेशनशिप बनाती है सिम्बायोटिक, आपने चैप्टर 7 में भी पढ़ा होगा, जो 7th चैप्टर दे रखा था, सॉरी 7th क्लास के अंदर जो चैप्टर था आपका, उसमें आपने सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ा था। ये जो बैक्टीरिया है वायुमंडल से नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर रखते हैं, जिससे नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध होता है। इसके लिए दूसरे किसान को नाइट्रोजन युक्त जो खाद है डालने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्नेहल dug 2 pits, A and B, in her garden. In pit A, she put fruit and vegetable peels and mixed them with dry leaves. In pit B, she dumped the sack kind of waste without mixing it with dry leaves. She covered both the pit with soil and observed after 3 weeks. What is she try to test? किसके अंदर जो बता रहा है कि स्नेल ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे किए, ए और बी। ठीक है, तो गड्ढे ए में उसने फलों और सब्जियों के छिलके डाले और उन्हें सूखे पत्तों के साथ मिला दिया, और गड्ढे बी में उसने उसी तरह का कचरा डाला, यानी कि सूखे पत्तों के साथ उसे मिला दिया फिर डालकर। तो उसने दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया, और फिर उसने 3 सप्ताह के बाद ऑब्जर्व किया। तो इसमें आपको बताना है कि वो क्या टेस्ट करना चाहता है, कि क्या देखना चाहता है इसके अंदर। तो आंसर में हम लिखेंगे शी इज ट्राइंग टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपोजिटिंग। पॉइंट फर्स्ट, इन पिट ए द मिक्सचर ऑफ ग्रीन वेस्ट, फ्रूट, वेजिटेबल्स पील्स and dry leaves provide the correct carbon nitrogen balance needed for decomposition. Pit B lacks this balance and will decompose more slowly and may smell. This experiment show that composing agent like microorganism work better when both carbon rich and nitrogen rich materials are present. वह खाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसका प्रशिक्षण करने की कोशिश कर रही है। तो पिट ए में जो हरे कचरे यानी कि जो फल सब्जी वगैरह और सूखे पत्तों का जो मिश्रण है वो क्या करता है, अपघटन हो जाता है और आवश्यक सही कार्बन नाइट्रोजन संतुलित प्रदान करता है, ये गैस निकालता है। और गड्ढे बी में वह संतुलन नहीं होता और वह अधिक धीरे धीरे विघटित होगा और इसमें दुर्गंध आ सकती है। और यह प्रयोग दर्शाता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे विघटनकारी जो कारक होते हैं वे तब बेहतर काम करते हैं जब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों से भरपूर पदार्थ मौजूद हो। ठीक है, इसके अंदर ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। फर्स्ट, आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरमेंट एंड इनसाइड योर गट।
I make bread and cake soft and fluffy. I live in the roots of pulse crops and provide nutrient for their growth. कि मैं आपके वातावरण में ही रहता हूँ, और यानी कि जो आपके बगल में जो गट वगैरह है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे दूसरा है कि मैं ब्रेड और केक को सॉफ्ट बनाता हूँ और फ्लफी। और थर्ड के अंदर है कि जो प्लांट्स की यानी कि जो क्रॉप है उसकी रूट्स यानी कि पल्स की जो क्रॉप की रूट होती है उसके अंदर रहता हूँ और न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता हूँ उसकी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया, कि जो बैक्टीरिया है, और सेकंड क्या है, यीस्ट, और थर्ड है राइजोबियम। ये क्वेश्चन 5 का जो आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट that microorganism need optimal temperature, air and moisture for their growth। कि एक ऐसा प्रयोग तैयार करें जिसमें यह सिद्ध हो सके कि जो बैक्टीरिया है वो अपने विकास के लिए एक तापमान और हवा और नमी की आवश्यकता होती है, कि निश्चित तापमान, हवा और नमी की आवश्यकता उन्हें होती है, ठीक है। तो आंसर के अंदर हम ब्रेड के तीन स्लाइस लेंगे, जिनके एक एक्सपेरिमेंट शो करके दिखाएंगे इसके अंदर। तो आंसर में हम लिखेंगे सेट अप 3 ब्रेड स्लाइस, फर्स्ट स्लाइस ए, बी एंड सी। तो स्लाइस ए वार्म मोइस्ट एनवायरमेंट नियर सिंक, स्लाइस बी ड्राई एनवायरमेंट सील्ड कंटेनर, स्लाइस सी कोल्ड एनवायरमेंट यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे इसको, ठीक है। आफ्टर 3 days ऑब्जर्व स्लाइस ए विल हैव मैक्सिमम माइक्रोबियल यानी कि फंगल ग्रोथ। कंक्लूजन, माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो बेस्ट व्हेन टेम्परेचर मॉइस्चर एंड एयर आर ऑप्टिमल। जिनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से कहाँ ग्रो करते हैं, जब टेम्परेचर मॉइस्चर और एयर ऑप्टिमल उसको मिलते हैं। ये इसका कंक्लूजन निकलता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, टेक 2 slice of bread, place 1 slice on a plate near the sink, place the other slice in the refrigerator, compare after 3 days, note your observation, give reason for your observation। कि आपको 2 स्लाइस लेनी है ब्रेड की, और उसके अंदर एक को आपको प्लेट के अंदर रख के सिंक के नजदीक रख देना है, और दूसरी स्लाइस को आपको रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, और 3 दिन के बाद आपको कंपेयर करना है और उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया, इसके रीजन के साथ आपको ये आंसर में लिखना है। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे, A bread slice near the sink will show fungal growth की mold. Slice in the refrigerator will likely have no or slower growth. Reason, warm and moist conditions near the sink promote microbial growth, while cold temperatures in the refrigerator inhibit it। ठीक है, इसका अंदर है कि जो एक ब्रेड स्लाइस ली उसके अंदर हमें सिंक के नजदीक उसमें रखेंगे तो देखेंगे उसमें जो फंगल ग्रो कर रही है, और रेफ्रिजरेटर के अंदर उसमें कोई भी उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर जो ग्रोथ है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। तो इसका कारण क्या है कि उसको गर्म और जो नमी कंडीशन के है सिंक के पास, तो वहां पे जो माइक्रोबियल है वो ग्रोथ कर रहे हैं। और कोल्ड के अंदर जो टेम्परेचर और रेफ्रिजरेटर का वो कोल्ड टेम्परेचर है, जहां पर उसको ये पूरी तरह से नहीं पनप पा रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। A student observed that when crud is left out for a day, it becomes more sure. That are two possible explanation for this observation। कि एक स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है जो दही को छोड़ देता है, एक दिन के लिए रख देता है, तो उसके अंदर वो और ज्यादा खट्टा हो जाता है। तो इसके अंदर क्या जो एक्सप्लेनेशन दो उसके अंदर ऑब्जर्व किया है कि क्या संभावना हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी बतानी है आपके अंदर यहाँ पे। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे फर्स्ट कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया continue to grow and multiply, producing more lactic acid, which make the curd more sure. Second, warmer temperatures speed up bacterial activity, increasing acid production and sureness। कि या तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा हो गए हैं क्योंकि ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो गए, तो जिसके कारण दही खट्टा हो गया, या फिर उसका टेम्परेचर है यानी कि उसने जो दही को गर्मी के अंदर रख दिया जिसमें टेम्परेचर उसका जल्दी से बढ़ गया, वहां पर यानी कि जो वार्म टेम्परेचर की स्पीड था वहां पर ज्यादा, जिसमें बैक्टीरिया उसके अंदर एक्टिविटी कर गए, जिसके कारण वो खट्टा हो गया ज्यादा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे जो फिगर के अंदर जो सेटअप इसके अंदर दिया हुआ है और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसके आंसर बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप देख सकते हो, यहाँ पर जो लाइम वाटर और इधर वार्म शुगर सॉल्यूशन और प्लस में यीस्ट है। ठीक है, ए और बी इसके अंदर शो कर रखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर कि व्हाट हैपन टू शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए, और बी व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर्स, और व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा अगर शुगर सॉल्यूशन को फ्लास्क ए में डाल ए में होता तो इस खाली शुगर सॉल्यूशन होगा। व्हाट हैपन टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए, यानी कि फ्लास्क ए में चीनी के घोल का क्या होता है। एंड बी व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी आफ्टर 4 आवर, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, और 4 घंटे बाद टेस्ट ट्यूब बी में आप क्या देखते हो, यानी कि आपने क्या देखा, आपके विचार में ऐसा क्या हुआ। एंड व्हाट वुड हैपन इफ यीस्ट वर नॉट एडेड टू फ्लास्क ए, और यदि फ्लास्क ए में खमीर न डाला जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे पहले फर्स्ट पॉइंट का कि द यीस्ट ferments the sugar in the warm solution, producing carbon dioxide gas and a small amount of alcohol. Lime water in test tube B turn milky. This happens because CO2 produced in flask A travels through the delivery tube into flask B and react with lime water, confirming the presence of carbon dioxide. एंड थर्ड पॉइंट का आंसर आएगा fermentation would not occur, so no carbon dioxide would be produced. As a result, lime water would remain clear in test tube B. कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो खमीर गर्म घोल में चीनी का फर्मेंटेशन करता है तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और थोड़ी मात्रा में अल्कोहल बनती है। सेकंड पॉइंट के अंदर टेस्ट ट्यूब बी में चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फ्लास्क ए में उत्पन्न CO2 और जो डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से फ्लास्क बी में जाती है तो उससे चूने के पानी के साथ जो रिएक्शन होती है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में यह होता है। और थर्ड के अंदर जो फर्मेंटेशन वुड, यानी कि फर्मेंटेशन वुड नॉट अकर्स, यहाँ पे यानी कि किण्वन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होगी, इसके साथ ही यानी कि चूने का पानी है वो टेस्ट ट्यूब बी में साफ रहेगा। तो ये हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।